नमस्कार दोस्तों। तो मैंने जैसा कि कहा था कि मैं बहुत जल्द फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तो मैं उपस्थित हो चुका हूं फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ। तो जैसा कि मैंने बताया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक और नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो टेंस का मतलब क्रिया का रूप होता है और यह इंडेफिनिट है, ये अनिश्चित है और यह अनिश्चितता जो है सो अब आने वाले समय में होगा, इसलिए इसका नाम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। अब इसके डिफिनीशन की बात करते हैं। तो एक वाक्य जो दिखलाता है, ए सेंटेंस दैट शोज एन एक्शन। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक टेंस के डिफिनीशन में यह मैं लिखता ही लिखता हूं, क्योंकि क्रिया क्या है? एक्शन है, क्रिया का रूप है। टेंस क्या है? क्रिया का रूप है। सॉरी, टेंस क्रिया का रूप है, इसलिए मैं ये सब में लिखता हूं एक्शन। अब क्या है? टू बी डन, क्रिया का वह एक वाक्य दिखलाता है ऐसे काम को जो किया जाना है इन कमिंग टाइम, आने वाले समय में किया जाना है, आने वाले समय में किया जाने वाला है, इज कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहले पूरा टेंस को मैं खत्म करता हूं, फिर मैं टेंस की रेलगाड़ी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा और एक रेलगाड़ी के माध्यम से मैं पूरे टेंस के कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में घुसाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में जो काम होने वाला है वह क्या कहलाता है? फ्यूचर इंडेफिनिट। यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, मैं एक कार खरीदूंगा, तो क्या होगा? आई शैल बाई ए कार। मैं एक कार खरीदूंगा, आई शैल बाई ए कार, क्योंकि यह कार खरीदने का काम आने वाले समय में होगा। जैसा कि मैंने यहां लिखा है टू बी डन इन कमिंग टाइम, आने वाले समय में होना है। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंस मैंने यहां बताया है, ए हिंदी सेंटेंस दैट मेन वर्ब इज इन। एक हिंदी सेंटेंस जिसके मुख्य क्रिया में क्या रहेगा? गा गे गी। बहुत आसान है। ईटीसी इज कंसीडर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में क्या रहेगा? गा गे गी रहेगा, उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हम कहेंगे। अब यहाँ दो वाक्य लिए हैं, जैसे कि मैं हर बार देता हूं, वह गाना गाएगी, वह डॉक्टर बनेगा। दोनों के लास्ट में गागेगी लगा हुआ है, तो क्या दोनों वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है मुख्य क्रिया के अंत में मेन वर्ब इन सीन, मुख्य क्रिया के अंत में गाएगी होना चाहिए, तो यहां पर गाएगी यह मुख्य क्रिया के अंत में है, इसलिए यह हुआ। और इसमें मुख्य क्रिया है ही नहीं, तो इसलिए यह जो है सो नहीं होगा। यूज ऑफ शैल बी और विल बी में हम लोगों ने चर्चा किया है, वह इसके अंतर्गत बनेगा। वह डॉक्टर बनेगा, ही विल बी ए डॉक्टर, और वह गाना गाएगी, सी विल सिंग ए सॉन्ग। ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। जिस अंग्रेजी वाक्य में आप देखिएगा कि टुमारो लगा हुआ है, नेक्स्ट मंथ लगा हुआ है, बाई टाइम लगा हुआ, बाई प्लस टाइम यदि लगा हुआ है ना, बाई ऐसे बाई मन होता है द्वारा, लेकिन बाई के साथ यदि टाइम लगा हुआ है तो वह तक का सेंस देता है और जनरली यह फ्यूचर में प्रयोग होता है। तो यदि ऐसा लगा हुआ है जैसे वह सोमवार तक आ जाएगी, वह 9 बजे तक, तो इस तरह का जो प्रयोग होता है वो फ्यूचर में प्रयोग होता है और वह बाई का अर्थ तक होता है। तो यदि ऐसा सेंटेंस यदि आपको मिल जाता है तो आप निश्चित रूप से जो है सो आप उस तरह के वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य मानेंगे। जैसे कि यहां पर एग्जांपल मैंने लिखा है ही डॉट डॉट नेक्स्ट मंथ। अब यहां पर गो है, तो क्या होगा? ही विल गो। क्या होगा? ही विल गो। यहां पर विल गो का फॉर्म लगेगा। फिर यहां पर है माई मदर डॉट 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 टुमारो। टुमारो माने आने वाले समय की बात हो रही है, कमिंग टाइम की बात हो रही है। तो कुक, तो यहां पर क्या होगा? माई मदर विल कुक, मेरी मां कल खाना बनाएगी। अब यहां पर देखिए इस तरह का एक दो तरह का स्ट्रक्चर की चर्चा हम आगे करने वाले हैं स्ट्रक्चर में। इसमें एक कंडीशनल सेंटेंस वाला होता है, यदि वह परिश्रम करेगा तो परीक्षा में पास होगा। यदि इफ और व्हेन से लगा हुआ सेंटेंस आपको मिले कंडीशनल सेंटेंस, तो ये जो पहला सेंटेंस होता है वह सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और यह प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज का जो सेंटेंस बनेगा वह फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा और यह बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अभी हम आगे स्ट्रक्चर में इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वह परिश्रम करेगा, ही डॉट डॉट द एग्जामिनेशन, यहां पर पास है तो क्या हो जाएगा? ही विल पास, ही विल पास द एग्जामिनेशन। यदि वह परिश्रम करेगा तो वह परीक्षा में पास होगा, है ना।
तो आपने देखा कि टुमारो लगा हुआ हो, नेक्स्ट मंथ लगा हुआ हो, बाय प्लस टाइम लगा हुआ हो, या इफ या वेन से लगा हुआ एक कंडीशनल सेंटेंस हो, ये बराबर पूछता है एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे आगे हम स्ट्रक्चर में भी इसको लिखने वाले हैं। तो ठीक है, अब हम इसके अगले पार्ट में हम आते हैं। तो अब मैं स्ट्रक्चर सेगमेंट में हूं और प्लस एग्जाम्पल, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए मैंने लिखा है मतलब कि स्ट्रक्चर को मैंने दो पार्ट में बांटा है, ए और बी में। तो ए में है टू एक्सप्रेस कमिंग टाइम, जो आने वाले समय को व्यक्त करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो हो गया सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RW। तो यहाँ पर शैल विल कहाँ लगेगा आपको बताया गया भी है, मैंने बताया है कि फर्स्ट पर्सन अर्थात आई और वी के साथ जो है सो शैल लगा देना है, और बाकी जितना भी है चाहे वह यू हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे दे हो, इन सब के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन विशेष परिस्थिति में यह उलट जाता है। जब हम मॉडल एग्रीगेट वर्ब पढ़ेंगे तो मैं उस विशेष परिस्थिति की चर्चा करूंगा, ठीक है। तो मैं उसे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए सब्जेक्ट यहां पर क्या है, आई है, उसके बाद शैल या विल, तो आई के साथ मैंने बताया कि यहां पर शैल लगेगा तो आई शैल, फिर क्या है कोशिश करूंगा तो ट्राई। अब चूंकि दो वर्ब है, कोशिश करना और पढ़ाना, तो जब दो वर्ब रहे तो टू लग करके दूसरा वर्ब लग जाता है, ट्राई टू टीच, और उसे है तो हिम, आई शैल ट्राई टू टीच हिम। मैंने इसको सिर्फ एक पॉजिटिव सेंटेंस ही लिया है, और मुझे लगता है कि निगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, WH फैमिली, ये सारा मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट में बताया है विस्तार से। तो निश्चित रूप से वो आप सीख गए हैं, जान गए, इसलिए मैंने सिर्फ एक फॉर्म बताया है आपको। आप खुद इसको कर सकते हैं, यदि किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर बी में है कंडीशनल सेंटेंस, टू एक्सप्रेस कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल का मतलब होता है शर्त सूचक वाक्य। उस शर्त सूचक वाक्य को व्यक्त करने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग होता है, और परीक्षा में बराबर पूछता है। प्रत्येक साल यदि आप क्वेश्चन बैंक को उल्टाएंगे तो इस तरह का सवाल आपको रहेगा ही रहेगा। इसलिए बहुत बढ़िया से देखने की जरूरत है कि इफ और वेन से लगा हुआ वाक्य होगा। इफ माने यदि और वेन माने जब, दोनों से कंडीशन की बात होती है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, यानी ये प्रेजेंट टेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया। अब प्लस यहां पर कॉमा हो गया, और सब्जेक्ट उसके फिर शैल या विल, यहां सब्जेक्ट के अनुसार जो है सो लग जाएगा, और फिर V1 ऑब्जेक्ट प्लस RW। तो यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक वाक्य लिया है, यदि तुम समय पर अपना गृह कार्य बनाओगे तो तुम इनाम पाओगे। कंडीशन है, यदि तुम बनाओगे तो इनाम पाओगे। इसमें जो है सो दो क्लॉज होता है, क्लॉज भी हम आगे हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। ये यहां पर हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, यदि तुम अपना गृह कार्य बनाओगे, और यहां पर है तुम इनाम पाओगे, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और बीच में तो के द्वारा जो है सो ये दोनों जुड़ा हुआ है। तो इसमें यदि है तो इसके लिए इफ लगा देंगे। देखिए स्ट्रक्चर में जैसा है, इफ यू। अब इसमें क्या होता है, जनरली लोग ट्रांसलेशन में भी पूछ देता है ये सवाल। जनरली लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि जो बनाओगे तो पाओगे, दोनों लोग फीचर में बनाते हैं, क्योंकि दोनों देखते हैं कि गागे की लगा हुआ है, यहीं पे लोग गलती कर देते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस में पहला सेंटेंस जो है सो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वह है सो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने बनाया है, और इसको जो बनाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इस तरह से जो है सो यहाँ पर कॉमा से ही काम चल रहा है, यहाँ पर देन वगैरह देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल था, तो हमने इसको खत्म कर दिया। इस तरह से वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और सब्सक्राइबर बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा तेजी से बढ़ाइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी पूरे शक्ति के साथ, पूरे एनर्जी के साथ अपना काम कर सकूं। धन्यवाद।